हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दिस सीरीज। इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स को देख रहे थे एमसीक्यूज़ के माध्यम से, जिसे हम एमसीक्यूज़ को डिटेल वाइज कवर कर रहे थे। दोस्तों, आज हमारा इस क्रम में छठवां लेक्चर है। अभी तक हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप जाएँ और उन वीडियोज़ को देखिए। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप संबंधित टॉपिक की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जिस क्रम में आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत ने किस देश के खिलाफ वनडे विश्व कप के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत अर्जित की है। ठीक है ना, मतलब कि किस देश के खिलाफ भारत ने वनडे विश्व कप के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत अर्जित की है। ऑप्शन में क्या है? अफगानिस्तान है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? श्रीलंका। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? बांग्लादेश। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? जिम्बाब्वे। दोस्तों, ये फैक्ट को मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, फिर भी हमें इसके पूरा डिटेल जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब कि कौन मैन ऑफ द सीरीज बना, कौन मैन ऑफ द से मतलब कि किसने सबसे अधिक विकेट लिए, किसने सबसे अधिक रन बनाए, और फाइनल मैच किस मैदान में हुआ, किसने विश्व कप जीता। ऐसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट आते हैं विभिन्न एग्जामों में, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल वाइज भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि भारत ने वनडे विश्व कप के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ अर्जित की है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के खिलाफ भारत ने अपनी सबसे बड़ी जीत क्या की है? अर्जित की है। भारत ने क्या किया है? 302 रनों से, कितने में? 302 रनों से ये मतलब कि क्या है कि मैच जीता था। हुआ क्या था कि भारत ने श्रीलंका को क्या कर दिया था? सिर्फ 55 रनों पे क्या कर दिया था? ऑल आउट कर दिया था। कितने में? भारत ने श्रीलंका को 55 रन में ऑल आउट कर दिया गया, जिसके कारण से भारत ने वो मैच को 302 रनों से क्या किया था? जीता था। इसीलिए ये ऑप्शन का राइट आंसर क्या होता है? श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 302 रनों से विश्व कप के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत अर्जित की थी। और दूसरा प्रश्न अगर इसी में आता है कि वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सर्वाधिक अंतरों से मैच जीता, मतलब कि सबसे बड़ी जीत अर्जित की। भारत ने किस टीम ने? तो ऑस्ट्रेलिया ने 309 रनों से मैच जीता था। ठीक है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा है तो भारत ने 302 रनों से मैच जीता था। श्रीलंका को ऑल आउट किया था मात्र 55 रनों से। अब दोस्तों, हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था पुरुषों का 2023 में। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न ये उठ सकता है कि आईसीसी का कौन सा मतलब कि आयोजन था। तो आईसीसी का ये क्या था? 13वां आयोजन था। अगर हम आयोजन की बात करते हैं, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का ये कौन सा था? 13वां आयोजन था। आयोजनकर्ता कौन था? तो आयोजनकर्ता भारत था। ठीक है ना, भारत था। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि भारत ने इस आयोजन को पहली बार क्या है? पहली बार अकेले आयोजित किया। मतलब अभी तक जितने भी आयोजन भारत ने किए हैं, लेकिन भारत क्या होता था? सह आयोजक होता था। ठीक है ना, अकेले कभी भी पुरुष विश्व कप का आयोजन नहीं किया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 2023 में पुरुष विश्व कप का आयोजन किया गया था क्रिकेट मैच का, उसे भारत ने पहली बार अकेले क्या किया था? आयोजित किया था। इसके अलावा भारत ने कुल 4 बार क्रिकेट मैच का ये विश्व कप आयोजित कर चुका है। कुल 4 बार क्या कर चुका है? क्रिकेट पुरुष विश्व कप का आयोजन कर चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि ये जो 2023 में 13वां आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हुआ था, उसका वैश्विक दूत किसे बनाया गया था? तो वैश्विक दूत किसे बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को क्या किया गया था? वैश्विक दूत बनाया गया था। सचिन तेंदुलकर को क्या किया गया था? वैश्विक दूत बनाया गया था। और जाहिर सी बात है कि अगर विश्व कप का आयोजन हुआ तो विश्व कप को कोई ना कोई टीम जीती होगी। तो जीतने वाली टीम कौन थी? ऑस्ट्रेलिया थी। ठीक है, उपविजेता कौन थी? तो भारत उपविजेता थी। उपविजेता कौन थी? तो भारत उपविजेता थी। अगर बात करते हैं किस मैदान में फाइनल हुआ, फाइनल किस मैदान में आयोजित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी मैदान है। नरेंद्र मोदी मैदान में फाइनल विश्व कप का आयोजन किया गया था। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, कौन सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है आखिर है कहाँ पे? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ? अहमदाबाद में स्थित है।
याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। राज्य भी दे सकता है, गुजरात, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछता है, प्लेस पूछता है, तो आपको याद रखना होगा कि वो प्लेस क्या है, अहमदाबाद है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि जो विश्व कप का आयोजन हुआ था, ठीक है ना, उसमें सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? तो विराट कोहली सर्वाधिक रन बनाए हैं, और मोहम्मद शमी, कौन? मोहम्मद शमी जो हैं वो सर्वाधिक विकेट लिए थे, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि मोहम्मद शमी को गोल्डन बॉल दी गई थी। गोल्डन बॉल का मतलब ही यही होता है कि सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी। अब प्रश्न उठता है कि कुल कितने विकेट मोहम्मद शमी ने लिए थे? तो कुल मोहम्मद शमी ने 24 विकेट प्राप्त किए थे, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि एक ही पारी में, इस विश्व कप में जो आयोजित हुआ था, तो एक ही पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन बनाए थे इस विश्व कप 2023 का, जहां पे भारत ने आयोजित किया था, जिसे पहली बार भारत ने अकेले आयोजित किया है। उस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने पहली बार अकेले, मतलब कि सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया 201 रनों का, ठीक है। इसके अलावा बात आती है कि सर्वाधिक शतक, मतलब सबसे ज़्यादा 100 किसने मारा है? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, कौन से? क्लिंटन डिकॉक। कौन? क्लिंटन डिकॉक हैं, जिन्होंने सबसे अधिक शतक बनाए। और सबसे अधिक अर्धशतक किसने बनाए थे? तो विराट कोहली हैं, जो जिन्होंने क्या किया था, सबसे अधिक अर्धशतक बनाए थे। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं कि विश्व का ऐसा पहला कौन सा खिलाड़ी है, मज़ेदार बात यह है कि विश्व का ऐसा पहला कौन सा खिलाड़ी है जिसे टाइम्ड आउट दिया गया। मतलब कि टाइम्ड आउट होने का मतलब कि समय ओवर हो गया, वो मैदान में बंदा उतरा ही नहीं है और उसे क्या कर दिया गया, आउट दे दिया गया, ठीक है ना। तो विश्व का पहला कौन सा खिलाड़ी है जिसे टाइम्ड आउट दिया गया है? तो श्रीलंका के प्लेयर हैं मैथ्यूज। क्या नाम है? मैथ्यूज। उनको क्या किया गया था, पहली बार टाइम्ड आउट दिया गया था। श्रीलंका कहाँ के प्लेयर हैं एंजेलो मैथ्यूज? तो श्रीलंका के। कहाँ के प्लेयर हैं? श्रीलंका के। अभी अभी हमने बताया कि भारत ने 2023 के क्रिकेट विश्व कप में अपनी सबसे बड़ी जीत श्रीलंका के खिलाफ ही अर्जित की थी। उस जीत का अंतर कितना था? 302 रनों के जीत का अंतर था। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर क्या है? श्रीलंका। अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या है? भारत ने श्रीलंका को मात्र 55 रनों में ऑल आउट करते हुए 302 रनों से विजय प्राप्त की। यह जीत वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत है। याद रखिएगा, वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत। अगर ये प्रश्न पूछता कि वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत किस टीम ने अर्जित की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे बड़ी जीत अर्जित की थी 309 रनों से। याद रखिएगा। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछता है तो भारत ने सबसे बड़ी जीत अर्जित की है कितने रनों से? 302 रनों से। किस टीम के खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका को कितने रनों में ऑल आउट कर दिया था? मात्र 55 रनों में ऑल आउट कर दिया था। अब हम बात कर लेते हैं 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के बारे में। किसके बारे में? 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के बारे में, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि 2023 में भारत में आयोजित आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का कौन सा संस्करण था, तो वह संस्करण था 13वां। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण भारत में आयोजित हुआ था। कब? 2023 में। आयोजन कब से कब तक हुआ था? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। अगली चीज़ है आयोजनकर्ता कौन है? तो आयोजनकर्ता भारत है, ठीक है ना। भारत ने क्या है, पहली बार, कब पहली बार इस प्रतियोगिता का अकेले आयोजन किया? हमने अभी अभी आपको बताया है कि भारत ने कुल 4 बार तो क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया है, लेकिन अकेले कितनी बार किया है? तो अकेले भारत ने पहली बार इस क्रिकेट विश्व कप का क्या किया है, आयोजन किया है। भारत ने चौथी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया, ठीक है ना। 1987 में कर चुका है, 1996 में किया है, 2011 में किया है और 2023 में किया है। भारत ने कुल 4 बार आयोजन किया। अकेले कितनी बार किया? अकेले भारत ने पहली बार किया है। कब किया है? 2023 का क्रिकेट विश्व कप जो हुआ। इसके अगर शुभांकर की बात करते हैं तो इसका शुभांकर क्या था? ब्लेज एंड टोंक। ब्लेज एंड टोंक इसका क्या था? शुभांकर था।
अगर हम बात करते हैं कि इस क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक गीत क्या था, तो इसका आधिकारिक गीत था दिल जश्न बोले। ठीक है, दिल जश्न बोले, ये इसका क्या है, आधिकारिक गीत था। अगर बात करते हैं कि इस आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जो पुरुषों का विश्व कप हुआ था, उसका वैश्विक दूत किसे नियुक्त किया गया था, तो सचिन तेंदुलकर को इसका वैश्विक दूत नियुक्त किया गया था। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। और इस जो 2023 में आयोजन हुआ है 13वां आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप, इसका विजेता कौन है, तो इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो खिताब जीता वह कितनी बार जीत चुका है, तो ऑस्ट्रेलिया कुल 6 बार यह खिताब जीत चुका है। ठीक है ना, 2023 का खिताब को मिलाते हुए ऑस्ट्रेलिया ने कुल 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। उपविजेता कौन है, उपविजेता भारत है। अब बात करते हैं फाइनल मुकाबला कहाँ पर हुआ है, तो फाइनल मुकाबला हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कहाँ पर हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। अगर हम बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया, ठीक है, जो फाइनल मैच हुआ उसका प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया, तो ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना, विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। क्यों, क्योंकि विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाए थे। सर्वाधिक रन का मतलब कितने, 765 रन विराट कोहली ने बनाए हैं। इस 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में विराट कोहली ने सर्वाधिक 765 रन बनाए, जिस कारण से विराट कोहली को गोल्डन बैट के पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है ना, गोल्डन बॉल के पुरस्कार से किसे नवाजा गया था, तो मोहम्मद शमी को गोल्डन बॉल के पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है ना, सर्वाधिक रन किसने बनाया, अभी अभी हमने बताया विराट कोहली ने। कुल कितने रन बनाए, 765 रन बनाए। ठीक है, और यही विराट कोहली हैं जिन्होंने सर्वाधिक अर्धशतक बल लगाए हैं। कितने अर्धशतक लगाए हैं इस मतलब कि कहा जाए ये जो टूर्नामेंट हुआ है, ये जो प्रतियोगिता हुई है, उसमें सर्वाधिक अर्धशतक विराट कोहली ने लगाए हैं। कुल कितने लगाए हैं, कुल 6 अर्धशतक विराट कोहली ने लगाए हैं इस विश्व कप में। ठीक है ना, और विराट कोहली ने ओडीआई क्रिकेट मैच में 50 शतकों का कीर्तिमान भी बना लिया है। ठीक है ना, विराट कोहली ने ओडीआई क्रिकेट मैच में अपने 50 शतक भी क्या कर लिए हैं, पूरा कर लिए, अर्थात कहा जाए शतकों का अर्धशतक भी विराट कोहली ने पूरा कर लिया है। ठीक है ना, सर्वाधिक विकेट अर्थात गोल्डन बॉल के पुरस्कार से किसे नवाजा गया, मोहम्मद शमी को नवाजा गया। सर्वाधिक टीम का स्कोर मतलब कि किस टीम ने सबसे अधिक स्कोर बनाया है, तो दक्षिण अफ्रीका ने बनाया है कितना, 428 रन। इस विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने 428 रन बनाए। किसके खिलाफ बनाए, श्रीलंका के खिलाफ बनाए हैं। किसके खिलाफ बनाया है, श्रीलंका के खिलाफ बनाया। और इसी श्रीलंका के खिलाफ भारत ने विश्व कप में के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत अर्जित की है 302 रनों की। ठीक है ना, और विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत किसने अर्जित की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 309 रनों से। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है दोस्तों कि एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसका है, तो ग्लेन मैक्सवेल हमने बताया 201 रन। ठीक है ना, सबसे अधिक शतक किसने मारा, क्लिंटन डिकॉक ने 4 शतक। मतलब इस विश्व कप में क्लिंटन डिकॉक जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं उन्होंने 4 शतक लगाए हैं। ठीक है ना, जिस कारण से इस विश्व कप में सबसे अधिक शतकों का नाम उन्हीं के नाम आ गया है कि वो सर्वाधिक शतक कौन मार दिया है, क्लिंटन डिकॉक ने। ठीक है, सर्वाधिक अर्धशतक विराट कोहली ने, सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा कुल 31 छक्के मारे। और एंजेलो मैथ्यूज, कौन, एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम्ड आउट होने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, कि भारत ने किस देश के खिलाफ अपना सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी जीत अर्जित की, किस टीम के खिलाफ सबसे बड़ी जीत अर्जित की, तो श्रीलंका के खिलाफ। अभी हमने बता दिया 302 रनों से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम्ड आउट होने वाला, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम्ड आउट होने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना है। जस्ट अभी हमने बता दिया है कि एंजेलो मैथ्यूज कौन है, एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने। ऑप्शन देख लेते हैं, साकिब अल हसन, बाबर आजम, एंजेलो मैथ्यूज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, एंजेलो मैथ्यूज लिखा हुआ है। अगर आपको पूरा डिटेल देखना तो आप
फिर से आप एक प्रश्न पीछे जाइए, पूरा डिटेल देखिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत ने कुल कितनी बार आईसीसी पुरुष विश्व कप का अकेले आयोजन किया। याद रखिएगा, भारत ने आईसीसी पुरुष विश्व कप का कुल कितनी बार अकेले आयोजन किया। अकेले आयोजन, ठीक है ना, आयोजन किया है लेकिन अकेले कितने बार आयोजन किया। ऑप्शन क्या कह रहा, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। 4 बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार। इसका राइट आंसर तो आपको पता होगा, क्यों, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कि भारत ने अकेले आईसीसी पुरुष विश्व कप का आयोजन पहली बार किया। कब किया है, पहली बार, अर्थात केवल एक बार। पहली बार वो भी कब किया है, अभी अभी 2023 का जो पुरुष विश्व कप हुआ है उसका पहली बार भारत ने अकेले आयोजन किया। लेकिन भारत ने अभी तक कुल कितने बार विश्व कप का आयोजन किया है, 4 बार आयोजन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर केवल एक है, यानी डी। तो भारत ने इस प्रतियोगिता का अकेले आयोजन पहली बार किया है, ठीक है ना। और कब किया है, यहाँ पे लिख दीजिए 2023 में, ठीक है ना। भारत ने चौथी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का मतलब है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का कुल कितने बार कर चुका है, 1987, 1996, 2011 और 2023 में भी इसका आयोजन कर चुका है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एमए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। क्या है, एमए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन क्या कह रहा है, चेन्नई, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि इससे पहले आईपीएल का टूर्नामेंट हो चुका है, ठीक है ना, कई सारे टूर्नामेंट हो चुके और स्टेडियम के बारे में एग्जाम में पूछता है, ठीक है। एमपीपीएससी में तो खासकर स्टेडियम में के बारे में जानकारी पूछ ही लेता कि मतलब कि कानपुर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है और ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित था, मतलब इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन वो डालता रहता है। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एमए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन में क्या कह रहा है, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए और रोजमर्रा का मतलब कि हमेशा ये कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में न्यूज़ में बना रहने वाला सवाल है, ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी आपको नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है चेन्नई। एमए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। अब थोड़ा सा देख लेते कुछ स्टेडियम के बारे में, ठीक है। तो एमए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में स्थित है, ठीक है ना। एमए चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, विशाखापट्टनम में। महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, पुणे में। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम क्यों, आपको लगेगा बम्बई में स्थित है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, पुणे में स्थित है। वीर नारायण सिंह कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़, रायपुर। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ पे है, हैदराबाद। और ग्रीन फील्ड स्टेडियम कहाँ, तिरुवनंतपुरम में। ग्रीन फील्ड स्टेडियम कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करते हुए सही युग्म का चयन करना, मतलब हमको सही युग्म का बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म क्या है, सही है। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर, मतलब कर्नाटक में स्थित है। नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। तवा जलाशय कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थित है, बिहार में। अब ये जो ऑप्शन दिए गए, जो युग्म दिए गए, इनमें से कौन सा सही है। आपको अगर कुछ भी ना पता होगा, एक चीज़ तो पता होगा, तवा नदी, ठीक है, कहाँ से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, सी राइट आंसर है। बट दोस्तों हम थोड़ा सा जानेंगे रामसर साइट के बारे में, ठीक है ना, कौन कौन सी आर्द्र भूमियाँ भारत में शामिल हुई हैं, कौन कौन भारत में कुल कितनी आर्द्र भूमियों की संख्या हो गई, ये सब भी अभी हमें जानना क्या है, जरूरी है। तो भारत में अगर बात करते हैं रामसर स्थानों की कुल संख्या कितनी हो गई है, भारत में रामसर स्थानों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 85 हो गई है। कितनी हो गई, 85 हो गई है। लेकिन इससे पहले क्या था दोस्तों, 85 नहीं थी, 2000 मतलब कि 14 अगस्त 2024 से पहले, 14 अगस्त 2024 से पहले भारत में जो आर्द्र भूमियों की संख्या थी वो थी 82। कितनी थी, 82।
14 अगस्त 2024 को भारत में 3 नई आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया। कितना? 3 नई आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया, जिसके कारण से अब भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है? 85 हो गई है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि सबसे अधिक रामसर स्थान कहाँ पर है, मतलब कि रामसर स्थानों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक कहाँ पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने हैं? 18। इसके बाद कहाँ पर? इसके बाद यूपी में है। यूपी में 10 रामसर साइट्स हैं। कितनी? 10 रामसर साइट्स हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सा बना है, तो आपको याद रखना है कि चिल्का झील। कौन सा? आपने कई बार नाम सुना होगा, चिल्का झील का। ठीक है ना, चिल्का झील। तो चिल्का झील भारत की पहली रामसर स्थल है। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं सबसे बड़ा, पहला और उसके बाद सबसे बड़ा, कौन सा? सबसे बड़ा कौन सा? सुंदरवन। सुंदरवन जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अगर सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन, सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा अपना कौन है? हरिके बैराज। सॉरी, सबसे छोटा कौन है? रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड कौन है? रेणुका वेटलैंड क्या है? सबसे छोटा आर्द्र भूमि कौन सा हो गया? रामसर स्थल कौन सा हो गया है? रेणुका वेटलैंड। कहाँ पे है ये अपना पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं कृत्रिम रामसर स्थल, मतलब कि कहा जाए कि भारत का पहला कृत्रिम रामसर स्थल कौन है, तो वो है हरिके बैराज। कौन सा है? हरिके बैराज भारत का पहला क्या है? कृत्रिम रामसर स्थल है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा क्या है कि इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं कि कौन कौन से रामसर स्थल हैं। 3 जो जुड़े हैं वो कौन से हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आना है, ये तय है। इस बात की आप गारंटी ले लीजिए मेरे से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म चुनना है। तो हमने बता दिया सी नंबर तवा जलाशय है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। क्या है कि 14 अगस्त 2024 को, कब है? 14 अगस्त 2024 को क्या किया गया? भारत में 3 नई आर्द्र भूमियों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मतलब कि 14 अगस्त 2024 को भारत में जो 3 आर्द्र भूमियां थी, उन्हें रामसर साइट में क्या कर दिया गया है? सम्मिलित कर दिया गया है। इन 3 आर्द्र भूमियों को सम्मिलित करने के बाद भारत में जो आर्द्र भूमियों की संख्या है, रामसर स्थानों की जो कुल संख्या हो गई है, वो हो गई है 85। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर है, तो वो है अपने तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कुल 18 रामसर स्थल हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहाँ पर कितने हैं? 10 रामसर स्थल हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, मतलब कि रामसर स्थलों की सूची में भारत का पहला कौन सा है, तो वो अपना चिल्का झील है। ये क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा आप लोग, आपको भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे टकराएंगे ही टकराएंगे। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका वेटलैंड, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आता है कि भारत का प्रथम कृत्रिम रामसर स्थल, भारत का पहला कृत्रिम रामसर स्थल कौन सा है, तो वो है हरिके बैराज। कौन सा है? हरिके बैराज। अगर हम बात करते हैं कि एक कोई स्थान है, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है ना, ये कोई स्थान है, इस स्थान में, इस पर्टिकुलर स्थान में सबसे अधिक आर्द्र भूमियां कहाँ पर है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर 461 आर्द्र भूमि, मतलब कि एक ये स्थान है जहां पे छोटे संख्या करके 461 छोटी छोटी आर्द्र भूमियां सम्मिलित हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद है कि जो 2024 में, याद रखिएगा कि 2024 में रामसर अभी समय में कौन कौन सी आर्द्र भूमियां सम्मिलित हुई, हम उनकी सूची लाए। हम 85 आर्द्र भूमियां नहीं बता रहे हैं, हम उनको बताएंगे, लेकिन मैप के थ्रू बताएंगे, जिसे हम आराम से बताएंगे। लेकिन अभी जो 2024 में, कब? 2024 में जो आर्द्र भूमियां सम्मिलित हुई हैं रामसर साइट्स में, हम उनके बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है
नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कब ये सम्मिलित किया गया है? तो अगस्त 2024 में। कब सम्मिलित किया गया है? अगस्त 2024 में इसे क्या किया गया? सम्मिलित किया गया है। अगला क्या आता है? अगला आता है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है? काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये भी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। कब शामिल किया गया? अगस्त 2024 में। ठीक है। फिर आता है तवा जलाशय। तवा जलाशय कहाँ है? 2024 अगस्त 2024 में सम्मिलित किया गया। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। यही अगस्त 2024 14 अगस्त 2024 को सम्मिलित होने के बाद यही तीन अभ्यारण्य मतलब कि यही तीन आर्द्र भूमियों सम्मिलित होने के बाद अब भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है? 85 हो गई। ठीक है। 2024 में किसे शामिल किया गया है? तो नंजरायन, काजू वैली, तवा। इसके बाद नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? बिहार में। जून 2024 में इसे शामिल किया गया। नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिहार में। जून 2024 में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। मगधी केरे पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? कर्नाटका में। इसे फरवरी 2024 में सम्मिलित किया गया है। अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। इसे भी फरवरी 2024 में सम्मिलित किया गया है। फिर आता है अगनाशिनी मुहाना संरक्षण कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। फरवरी 2024। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु। फरवरी 2024। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन कहाँ पे है? तमिलनाडु। फरवरी 2024। आपको ये दोस्तों सूची हर हाल में याद करनी है। क्यों? क्योंकि ये सही युग्म के रूप में आ सकता है, या पूछ सकता है कि निम्न में से कौन तमिलनाडु में स्थित नहीं है, या निम्न में से किसे मतलब कि 2024 में रामसर साइट में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आपको ये सूची क्या है? याद करनी है हर हाल में, आपको भूलना नहीं। अब थोड़ा सा हम दोस्तों देख लेते हैं नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। किसके बारे में? नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य के बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने बताया है कहाँ पर स्थित है, तो हमने बताया कि ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित। तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो तमिलनाडु की ये तिरुपुर, कौन से? तिरुपुर जिले में स्थित है। ये किस प्रकार की झील है? तो एक मीठे पानी की झील है। किस प्रकार की झील है? तो एक मीठे पानी की झील है। इसका नामकरण किस आधार पर किया गया है? तो राजा जो है नंजरायन, राजा नंजरायन जो हैं, इन्होंने इस जलाशय का क्या किया था? इसका आर्द्र भूमि का क्या किया था? जीर्णोद्धार करा था, जिसके कारण इस जलाशय का जो नाम कर दिया गया, आर्द्र भूमि का नाम इन्हीं राजा के नाम पे कर दिया गया है। फिर आता है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य। ये भी कहाँ? ये भी तमिलनाडु में है। किस जिले में है? विल्लुपुरम जिले में स्थित है। ठीक है ना। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो एक ये होता है कि पांडिचेरी के उत्तर में कोरोमंडल पर स्थित है। आप कैसे घुमा सकता है क्वेश्चन, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है ना। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य पांडिचेरी के दक्षिणी भाग में, ठीक है ना, पांडिचेरी के दक्षिण में कोरोमंडल पर स्थित है। ऐसे घुमा दिया। अब याद नहीं है कि उत्तर है कि दक्षिण है, तो आपको याद क्या करना है? तो याद रखिएगा कि पांडिचेरी के दक्षिण में कोरोमंडल तट पर स्थित है कौन? काजू वैली अभ्यारण्य। इसके अलावा ये कैसी है? खारी झील है। खारी और उथली झील है। ठीक है ना। इसके पहले हमने क्या बताया है कि नंजरायन कैसी है? मीठे पानी की झील है। ये ऐसे ही पलटाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आप कह देगा काजू वैली एक मीठे पानी की झील है, जबकि नंजरायन एक खारे पानी की झील है। ऐसे घुमा सकता है। ठीक है ना। आपको इसीलिए याद रखना है कि काजू वैली कैसी है? एक खारे पानी की झील है, और नंजरायन एक मीठे पानी की झील है। यह उपुकल्ली क्रीक और यदानाथिट्टू मुहाना द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? उपुकुल्ली क्रीक एवं यदानाथिट्टू मुहाने द्वारा ये बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। प्रायद्वीप भारत की अगर बात करते हैं, तो ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड है। क्या है? सबसे बड़ी वेटलैंड में से एक है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड में से एक है। यह जो झील है, ये प्रायद्वीप भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये जो काजू वैली है, कौन सा है? काजू वैली जो है, यह प्रायद्वीप भारत में खारे पानी की, किसकी? खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा जो है इसे 2021 में, कब? 2021 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। अब हम चलते हैं अपने तवा जलाशय की ओर। ठीक है।
तवा जलाशय कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है, ठीक है ना। और इसके अलावा बात करते हैं किसी टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है, तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है उसके अंदर स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं तो ये सतपुड़ा टाइगर मतलब कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस सीमा पर स्थित है? याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। सबसे पहली चीज है कि ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है, टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा पर स्थित है। अब सवाल समझिएगा मेरा, यहाँ पे 3 सवाल हैं अपने आप में। पहला सवाल है तवा जलाशय किस जिले में स्थित है, जिला पूछ लिया। दूसरा सवाल है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, दूसरा सवाल आया। राज्य पूछ सकता है, जिला पूछ सकता है। इसके अलावा बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है आया। इसके अलावा क्या पूछ सकता है कि तवा जलाशय किनके सीमा के बीच स्थित या किनकी सीमा पर स्थित है। 4 सवाल हो गए। इसी तरह से आपको क्या है सवाल को समझना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है, जो ये जलाशय इसका निर्माण हुआ है वो हुआ है तवा और देनवा नामक नदी के संगम पे। तवा और देनवा नदी के संगम पर ही इस जलाशय का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि देनवा नामक नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश से। ये ऐसी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो हमारे दिमाग में नहीं आती हैं और अधिकांशतः हम क्या करते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपको इन नदियों को पकड़कर चलना है। याद रखिएगा, तवा तो आपको याद होगा, इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन आपको देनवा नदी याद नहीं होगी, इसलिए आपको देनवा नदी याद रखनी है। तो याद रखिएगा कि तवा जलाशय किसके संगम में स्थित है, तो तवा और देनवा नामक नदी के संगम पर तवा जलाशय स्थित है। अगर हम बात करते हैं तवा नदी की, तो तवा नदी जो है महादेव पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है। मतलब कि महादेव पहाड़ी जो है तवा नदी का उद्गम स्थल है। और जो तवा नदी है वो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, ठीक है। और ये जो है नर्मदा की बाई तट की सहायक नदी, नर्मदा के दाएं तट पर न होकर नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदियों में से एक है। आपको ये बात याद रखनी है। इसी के साथ क्या होता है, हमारा तवा जलाशय का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रामसर स्थल के बारे में। किसको देख लेते हैं, रामसर स्थल के बारे में देख लेते हैं। तो रामसर स्थल जो है रामसर संधि के तहत घोषित एक अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती हैं, ठीक है ना। जो रामसर स्थल जो होते हैं वो रामसर संधि के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियां होती हैं उन्हें कहा जाता है रामसर स्थल। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि इसका नाम रामसर स्थल ही क्यों रखते हैं। तो हुआ क्या था कि ये जो संधि हुई थी 1971 में यूनेस्को द्वारा कराई गई थी, ठीक है ना। क्यों, वेटलैंड जो भी आर्द्र भूमियां हैं उनको संरक्षित करने के लिए। तो ये संधि कहाँ पर हुई थी, ईरान में हुई थी। ईरान के किस जगह में हुई थी, तो ईरान में एक शहर आता है रामसर। उस रामसर शहर में क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में यूनेस्को द्वारा कराया गया था। तो उसी स्थल के नाम पर, उसी रामसर स्थल के नाम पर जो कि ईरान पर स्थित है, उसी के नाम पे क्या कर दिया गया, इस संधि का नाम भी रख दिया गया, ठीक है ना। तो इस अंतर सरकारी पर्यावरण संधि को वेटलैंड कन्वेंशन के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। नामकरण क्या हुआ है, ईरान के शहर रामसर के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। भारत इसमें सब कब शामिल हुआ था, तो 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस पे क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल कैसे आए हैं, यूपीएससी में भी आए, यूपीपीसीएस में भी आए। हम आपको कुछ सवाल इसके दिखाते चल रहे हैं। जैसे कि रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है। जो रामसर सम्मेलन है वो किसके संरक्षण से संबंधित है, जैव ईंधन के संरक्षण से संबंधित है कि वनों के संरक्षण से संबंधित है, नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है कि शुष्क भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने बताया कि रामसर कन्वेंशन किस लिए होता है, आर्द्र भूमियों के लिए। किसके लिए होता है, आर्द्र भूमियों के लिए होता है, ठीक है ना। नम भूमि का मतलब क्या होता है, आर्द्र भूमियाँ होती हैं। नम भूमि का मतलब क्या होता है, आर्द्र भूमि। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर सिंपल सा है, सी है। वहीं पे लिखा है कि रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है, यानी कि नम भूमि क्या है, नम भूमि।
नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है। नामकरण किस लिए किया गया? ईरान के शहर रामसर के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। संधि कब की गई थी? 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को द्वारा इस संधि का मतलब कि इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके बाद आता है इसका क्रियान्वयन कब किया गया? इसका 1975 में पूर्णतः क्रियान्वयन किया गया। भारत कब सम्मिलित हुआ था? तो 1981 में भारत इस पे 1982 में क्या हुआ था? भारत 1982 में भारत इसमें क्या हुआ था? सम्मिलित हुआ था। अब अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये भी यूपी पीसीएस में आया हुआ सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन क्या गया? 2 फरवरी को, 2 अप्रैल को, 2 मई को और 2 मार्च को। जस्ट अभी 1 सेकंड पहले मैंने आपको बताया था, क्या है 1 सेकंड पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो संधि की स्थापना हुई थी यूनेस्को द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा कराई गई थी। कब कराई गई थी? 2 फरवरी 1971 को। जस्ट अभी हमने बताया है। कब बताया? 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को ने आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। वह सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ईरान के रामसर शहर में। और उसी ईरान के रामसर शहर पे ही इस सम्मेलन का नाम रख दिया गया था, रामसर सम्मेलन। और इस सम्मेलन में जो संधियां हुई थी उसे रामसर संधि कहा गया। और इस सम्मेलन में आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात की गई थी, जिसके लिए एक सूचियां तैयार की जाती हैं। उन सूचियों में सम्मिलित स्थलों को रामसर स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो कब आयोजित हुआ था? 2 फरवरी को। और इसी 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाने के रूप में क्या कर दिया? घोषित कर दिया गया कि अब से 2 फरवरी को हम क्या करेंगे? भी आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 2 फरवरी। तो आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को क्या है? मनाया जाता है। अब इसका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो हमने आपको बताया था कि सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल कितने? 18। हमने उत्तर प्रदेश में बताया था, उत्तर प्रदेश में कितने बताए थे? उत्तर प्रदेश में हमने 10 बताए। तो इसका राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे हैं? तो तमिलनाडु राज्य में 18, उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10। और संपूर्ण विवरण देखना तो आप प्रश्न क्रमांक 57 देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मजेदार प्रश्न। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। हम तब समझ जाएंगे कि आपकी कितनी विवेक बुद्धि खुली हुई, आप कितने चेतन अवस्था में इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन है। अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो आप फट्टे से बताते। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, इसका प्रश्न क्या कह रहा है? काजूवली पक्षी अभ्यारण्य के संबंध में असत्य कथन क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि यह अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यह अभ्यारण्य? तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा क्या कह रहा है कि यह एक मीठे पानी की झील है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी क्या है? खारे पानी की झील है। और चौथा क्या कह रहा है कि 2021 में से पक्षी अभ्यारण्य के रूप में क्या किया गया है? घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये एकदम सही जवाब क्या है कि ये अभ्यारण्य, जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। फिर आता है कि ये मीठे पानी की झील है, तो नहीं, ये क्या है? एक खारे पानी की झील है। कैसी झील है? ये एक खारे पानी की झील है। फिर आता है कि ये झील प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये सही है। ठीक है, 2021 में इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया, ये भी सही है। तो इसमें से हमें क्या चुनना था? असत्य कथन चुनना था। असत्य कौन है? सिर्फ बी नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। क्यों? क्योंकि ये झील जो है मीठे पानी की नहीं, खारे उथले पानी की झील है। इसमें विवरण देख लेते हैं। बी नंबर है कि काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु के विल्लुपुरम में स्थित है। पांडिचेरी के कोरोमंडल तट पर यह खारे एवं उथले झील है। ठीक है ना। उप्पुकल्ली क्रीक एवं एदाना थिट्टू मुहाने द्वारा
ये बंगाल की खाड़ी से जुड़ा है, ठीक है ना। यह प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड में से एक है, ठीक है ना। भारत में मतलब कि प्रायद्वीप भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है और 2021 में इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में क्या किया गया था, घोषित किया गया था। अब हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक, क्या कह रहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन क्या कह रहा है, 111वां, 105वां, 121वां और 95वां, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में किसी न किसी रूप में, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे टकराने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वैश्विक सूचकांक कब का पूछ रहा है, 2024 का, 2024 का पूछ रहा, ना कि 2023 का। अगर ये सूचकांक 2023 का पूछता तब इसका राइट आंसर क्या होता, 111वां, तब इसका राइट आंसर क्या होता, 111वां होता। लेकिन ये पूछ कब का रहा है, ये पूछ रहा है 2024 का। तो 2024 में वैश्विक भूख सूचकांक में जो भारत को स्थान मिला है वो 105वां मिला हुआ है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा हम इसका डिटेल देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहली बात आती है कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी होता है वो कौन जारी करता है, कौन जारी करने वाला है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्ट हंगर हेल्प, ठीक है ना, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है, जारी किया जाता है। और भारत जो है 2024 में जो लिस्ट आई हुई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, उसमें भारत जो है 127 देशों में 105वें स्थान पर है। 127 देशों की सूची आई है जिसमें 105वां स्थान भारत का है, ठीक है ना। भारत जिस स्थान पे है वह स्थान इंडिकेट किसको कर रहा है, वह कहा जाए स्थान इस बात को प्रदर्शित करता है, इंगित करता है कि भारत का जो स्तर है वो गंभीर स्तर है, ठीक है ना। मतलब कि भारत का स्तर गंभीर स्तर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। इससे अच्छी स्थिति पाकिस्तान बांग्लादेश की है, भारत से ज़्यादा अच्छी स्थिति यहाँ के लोगों की है। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, किसकी बात करते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो जारी करता अभी हमने बताया है, ठीक है ना। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और क्या है, वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा इसे क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। उद्देश्य क्या है, भूख के विरुद्ध चल रही लड़ाई के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। इसके अलावा क्या है, उन क्षेत्रों को उजागर करना जहां पर भूख सबसे अधिक गंभीर और उन क्षेत्रों में प्रयासों को बढ़ाने का आग्रह करना, मतलब कि उन जगहों को बताना जहां पर भूख का स्तर बहुत गिरा हुआ है, ठीक है ना, उन क्षेत्रों को बताना, वहां पर जागरूकता को बढ़ाना, ठीक है ना, और साथ ही साथ वहां पे प्रयासों को भी और अधिक बढ़ाना, इसका मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है। अब हम किस आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करते हैं, तो सबसे पहले हम अल्प पोषण को देखते हैं, फिर उसके बाद बाल बौनेपन को देखते हैं, फिर हम बाल दुर्बलता को देखते हैं जिसे हम लोग चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं, फिर बाल मृत्यु दर को देखते हैं। 4 आधारों पे हम क्या करते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हम जारी करते हैं। तो जो अल्प पोषण का मतलब क्या होता है कि पोषण कम मिलना, कम पोषण या कि पोषण की मात्रा जो है कम मिलना, पोषण की मात्रा का कम होना, ये होता है अल्प पोषण, ठीक है ना। तो किसको दिखा रहा है कि अपर्याप्त कैलोरी का सेवन, ठीक है ना, यह जनसंख्या की उस हिस्से को दर्शाता है जहां पर क्या होता है, अपर्याप्त कैलोरी का सेवन किया जाता है, मतलब जो डिसाइडेड कैलोरी है उससे कम कैलोरी वहां पर प्राप्त होती है, वो अल्प पोषण कहलाता है। पहला इंडिकेशन क्या है, अल्प पोषण। बाल बौनापन का मतलब क्या होता है कि मानते हैं कि एक उम्र होती है, उस उम्र में बच्चे की हाइट इतनी होनी चाहिए, मानते हैं कि एक उम्र में 5 साल में, मानते हैं कि 5 वर्ष, ठीक है ना, बच्चे की उम्र कितनी ही, 5 वर्ष, 5 वर्ष में बच्चे की हाइट इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बच्चे की हाइट ये ना होकर बच्चे की हाइट कितनी है, ये, ठीक है ना, आधे से, मतलब कि वो क्या दिखा रहा है कि बौनेपन को दिखा रहा, मतलब कि बच्चे की हाइट ही नहीं बढ़ पा रही। वही लिखा हुआ है कि 5 वर्ष से कम आयु, 5 वर्ष से कम आयु के
उन बच्चों का प्रतिशत जिनकी लंबाई आयु के अनुपात में कम है, आयु के अनुपात में उनकी लंबाई क्या है, कम है, उसे क्या कहा जाता है, बाल बौनेपन कहा जाता है। ठीक है ना। दीर्घकालिक कुपोषण का यह संकेतक होता है। तो पहला संकेतक क्या है, अल्पपोषण, दूसरा संकेतक क्या है, बाल बौनापन। अब आता है कि बाल दुर्बलता। दुर्बलता का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, कि वजन बच्चे का, लंबाई के अनुसार बच्चे का वजन हो। अब लंबाई के अनुसार बच्चे का वजन नहीं, तो हम क्या कहते हैं, बच्चा दुर्बल है, कमजोर है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को, 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों का प्रतिशत जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में क्या है, कम है, जो कि तीव्र कुपोषण का संकेतक है। जो कि किसका संकेतक है, तीव्र कुपोषण का संकेतक है। ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, बाल दुर्बलता कहते हैं। अभी तक हमने 3 संकेतक देखे हैं, अल्पपोषण देखा है, बाल बौनापन, बाल दुर्बलता। अब अगला संकेतक हमारा क्या है, बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर, ठीक है ना, हमारा क्या है, अगला संकेतक है। इसमें क्या होता है कि जो निर्धारित आयु है 5 वर्ष, 5 वर्ष से पहले जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसे हम कहते हैं बाल मृत्यु दर। क्या कहते हैं उसे, बाल मृत्यु दर। तो यहीं पे लिखा हो कि 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मरने वाले बच्चों का प्रतिशत, जो कि आंशिक रूप से खराब पोषण एवं अस्वास्थ्यकर जीवन स्थितियों के प्रभाव को दर्शाता है, बाल मृत्यु दर कहलाता है। ठीक है ना, बाल मृत्यु दर क्या है, कहलाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि हमने आपको 4 संकेतक बताए हैं कि 2024 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है उसमें भारत का 105वां स्थान है। 2023 में भारत का 111वां स्थान था। इसे किन आधारों पे, 4 आधारों पे जारी किया जाता है, अल्पपोषण, ठीक है ना, बाल बौनापन, इसके अलावा हमने चाइल्ड वेस्टिंग बताया है, और बाल मृत्यु दर। इन 4 संकेतकों के आधार पर एक स्कोर कार्ड जारी होता है, और उस स्कोर कार्ड के आधार पर प्रत्येक देश को रखा जाता है। भारत 105वें स्थान पे है, जो कि गंभीर स्थिति यानी गंभीर श्रेणी की स्थिति को प्रदर्शित करता है। याद रखना है आपको दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, यूपीएससी 2016 में सवाल आया था कि वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट की गणना करने के लिए, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन से संकेतक का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी होता है उसमें किन संकेतकों के आधार पर उसे जारी किया जाता है। ठीक है ना, आधा पेट खाना, बाल बौनापन, बाल मृत्यु दर। याद रखना, हमने क्या बताया, बच्चे के बौनापन के बारे में हमने 4 संकेतक बताए थे। पहला क्या बताया था, अल्पपोषण। क्या बताया था, अल्पपोषण। दूसरा क्या बताया था, बौनापन। तीसरा क्या बताया, चाइल्ड वेस्टिंग। और चौथा क्या बताया था, मृत्यु दर। ठीक है। आधा पेट खाने का मतलब होता है कि अल्पपोषण की बात कर रहा है। आधा पेट खाना मतलब अल्पपोषण की बात की जा रही। बच्चों का बौनापन यानी कि एक निर्धारित आयु है 5 वर्ष, उससे पहले जो भी बच्चे हैं उस लंबाई, जो लंबाई होनी चाहिए उस अनुसार बच्चों की लंबाई का ना होना, बौनापन। ठीक है। मृत्यु दर, 5 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बच्चों की मृत्यु का प्रतिशत, मृत्यु दर होता है। तो ये तीनों ही आधार हैं जिनके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चुनाव करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए हमें क्या करना, सही कथन का चुनाव करना है। सत्य कथन, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां आश्चर्य बन गया है। दुनिया का 8वां आश्चर्य बन गया है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा जयवर्धन सप्तम द्वारा किया गया। ठीक है ना। इसे मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर के रूप में स्थापित किया गया था। मतलब जब इस मंदिर की स्थापना हुई तो वह भगवान विष्णु के मंदिर के रूप में इसकी स्थापना हुई थी मूल रूप से। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन क्या कह रहा, अंकोर वट को यशोधरापुर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से हमको क्या करना, सही कथन का चुनाव करना है। इनमें से केवल 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे टकराने वाला है कहीं ना कहीं पे। क्वेश्चन 100% आपसे क्या है, टकराने ही वाला है कहीं ना कहीं पे। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अब इसमें से पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा बना दिया गया है। तो ये ऑप्शन एकदम सही है।
अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा बनाया गया है। अब ये क्या कह रहा है कि इसे मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर के रूप में स्थापित किया गया। सही है। अंकोर वाट को यशोधरापुर के नाम से भी जाना जाता है। सही है। अंकोर वाट का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। तो इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में तो किया गया था, लेकिन राजा जयवर्मन सप्तम द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया था। याद रखिएगा, इसका निर्माण राजा जयवर्मन सप्तम द्वारा नहीं किया गया था। तो अब प्रश्न उठता है कि फिर इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन, कौन है? सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, क्योंकि केवल 3 ऑप्शन चारों में सही है। इसका ऑप्शन चेंज भी किया जा सकता था, 1, 3 और 4 भी करके लिख सकता था। तो इसका ऑप्शन क्या होता? 3 ही होता। मतलब 1, 3, 4 दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राजा वर्मन ने न कर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। राजा वर्मन सप्तम द्वारा इस मंदिर को बौद्ध मंदिर में परिवर्तित करने का कार्य किया गया था। ठीक है। अब थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं कि कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां आश्चर्य बन गया है, और ये 8वां आश्चर्य बना है इटली के पोम्पोई शहर को हराया। मतलब कि इटली के पोम्पोई को हराकर ये दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। आप देख रहे होंगे कि ये है अंकोर वाट मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अब थोड़ा सा अंकोर वाट मंदिर के बारे में जान लेते हैं। तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया। कंबोडिया कहाँ पे? यह एक दक्षिण एशियाई देश है। कब निर्माण किया गया? 12वीं शताब्दी में। कब निर्माण किया गया? 12वीं शताब्दी में। किस राजा के द्वारा निर्माण किया गया? राजा सूर्यसेन द्वितीय द्वारा। किसके द्वारा? राजा सूर्यसेन द्वितीय द्वारा इसका निर्माण किया गया। मूल रूप से मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि बाद में बौद्ध मंदिर में बदल गया। वर्तमान में भी यह एक बौद्ध मंदिर ही है। ठीक है। तो बौद्ध मंदिर में किसने परिवर्तित किया? तो राजा जयवर्मन सप्तम द्वारा इसे बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कराया गया। ठीक है। यहाँ पे भगवान विष्णु को समर्पित है, तो भगवान विष्णु की 8 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित है। ठीक है ना। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी क्या किया है? शामिल किया है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया है। इस मंदिर में हिंदू और बौद्ध दोनों की नक्काशियाँ मिलती हैं। ठीक है ना। मतलब कि हिंदू धर्म की भी नक्काशियाँ मिलती हैं और बौद्ध धर्म की भी नक्काशियाँ यहाँ पर मिलती हैं। यह अंकोर वाट जो मंदिर लगभग 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला। 500 एकड़ के क्षेत्र में यह मंदिर क्या है? फैला हुआ है। अब अगला प्रश्न देखिए, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर इटली के पंपोई शहर को हराकर दुनिया का 8वां आश्चर्य बन गया। इसमें से क्या करना? सही कथन का चुनाव करना। अभी हमने पूरी डिटेल A to Z देख ली है। अब हमें इसमें क्या करना है? सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर इटली के पोम्पोई शहर को मतलब पोम्पोई को हराकर 8वां आश्चर्य बन गए। एकदम सही है। अंकोर वाट का निर्माण 14वीं शताब्दी में राजा सूर्यसेन द्वितीय द्वारा कराया गया है। आपको अभी हमने बताया था कि राजा सूर्यसेन द्वितीय ने तो कराया है, लेकिन कब कराया है? 12वीं शताब्दी में कराया है। कब कराया? 12वीं शताब्दी में कराया है। यह मंदिर समय के साथ जैन मंदिर में बदल गया। मैंने बताया आपको कि यह मंदिर समय के साथ बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया है, जिसे कि राजा जयवर्मन सप्तम द्वारा परिवर्तित कराया गया था। सही कथन चुनना है। तो हमारा ऑप्शन में कौन कौन सा गलत हो गया है? दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो कौन सा? केवल एक सही है। मतलब कि सभी ऑप्शनों में केवल एक ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? जावा में स्थित है कि सुमात्रा में स्थित है कि इंडोनेशिया में स्थित है कि कंबोडिया में स्थित है? तो अभी हमने बताया कंबोडिया में स्थित है, जो कि दक्षिण एशियाई देश है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? हाँ, याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? पोलियो से है, हैजा से है, मलेरिया से है या प्रदूषण से है? ठीक है। तो याद रखिएगा, याओंडे क्या है? ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश पड़ता है कैमरून।
कैमरून की राजधानी याओंडे है। कैमरून की राजधानी क्या है? याओंडे है। उसी याओंडे शहर में विश्व स्वास्थ्य संगठन और कैमरून सरकार ने, किसने? डब्ल्यूएचओ और कैमरून सरकार ने मिलकर मलेरिया के मतलब कि मलेरिया को निष्प्रभावी करने के लिए, मलेरिया को समाप्त करने के लिए क्या कराया था? एक सम्मेलन का आयोजन कराया था। उस सम्मेलन में, किसमें? उस याओंडे सम्मेलन में मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित 11 अफ्रीकी देश, कौन? 11 अफ्रीकी देशों ने सहभागिता निभाई थी, मतलब कि उसमें सम्मिलित हुए थे और हस्ताक्षर किए थे। किस बात के लिए हस्ताक्षर किए थे? कि हम मलेरिया को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। हम क्या करेंगे? मलेरिया को समाप्त करेंगे। तो याद रखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? पोलियो से है, हैजा से है, मलेरिया से, प्रदूषण से। राइट आंसर क्या है? मलेरिया से है। हम थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं। मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए याओंडे घोषणा पत्र पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। याओंडे घोषणा पत्र में क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। याओंडे घोषणा पत्र जो हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसे डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और कैमरून सरकार द्वारा इस सम्मेलन का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। इसमें थे जो मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित 11 अफ्रीकी देश, ठीक है ना, उनके स्वास्थ्य मंत्री इसमें सम्मिलित हुए और इस बात के लिए हामी भरी, इस बात के लिए रजामंदी अपनी जाहिर की कि हम मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए, त्वरित कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसके लिए क्या है? हम त्वरित कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध। अब प्रश्न उठता है कि वो 11 देश कौन कौन से हैं? तो बुर्किना फासो है, कैमरून है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, घाना है, माली, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा, तंजानिया। ये 11 देश हैं जो कि सर्वाधिक मलेरिया से प्रभावित हैं। कहा जाए तो इन देशों में वैश्विक मलेरिया का लगभग 70% भाग इन्हीं देशों में है। जो वैश्विक स्तर पर मलेरिया नामक रोग होता है, उसका 70% भाग इन्हीं देशों में है। याद रखिए, इतना ज़्यादा ये मलेरिया से प्रभावित देश हैं। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं कि मलेरिया के खतरे से स्थायी और समान निपटान का मतलब कि इस सम्मेलन में क्या किया गया? संकल्प लिया गया, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो 11 देश हैं, यहाँ पे 70% क्या होता है, इनका हिस्सेदारी है मलेरिया में, और यहीं पर 95% मृत्यु होती है। अगर पूरे विश्व में 100% मलेरिया से मृत्यु हो रही है, तो 95% अकेले इन्हीं क्षेत्रों में हो रही है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं कि 100% मलेरिया पूरे विश्व में है, तो 70% किस देशों में है? इन्हीं देशों में मलेरिया पाया जाता है। और इन्होंने क्या कहा था इस घोषणा पत्र में? कि हम तेजी से मलेरिया में होने वाली मृत्यु में कमी लाएंगे, ठीक है ना। एक दूसरे का सहयोग करेंगे, किस तरीके से हम जल्द से जल्द मलेरिया के प्रभाव को निष्प्रभावी कर सके। इसके अलावा इस घोषणा पत्र में इस बात का इच्छा जाहिर की गई है कि इस घोषणा पत्र का विषय क्या था? तो मलेरिया से कोई भी नहीं मरेगा। इसमें इस बात का संकल्प लिया गया था। संकल्प किस बात का? कि अब मलेरिया से कोई भी नहीं मरेगा। और मलेरिया की अगर बात करते हैं तो मलेरिया एक परजीवी, क्या है? परजीवियों के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। परजीवियों के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। ये किससे होता है? तो मादा एनोफिलीस मच्छर से। मादा एनोफिलीस मच्छर के काटने से ये रोग होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो जो भूमध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा जिसे हम लोग इक्वेटोरियल रेंज कहते हैं, वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें अफ्रीका और एशिया के ज़्यादातर देश सम्मिलित हैं। आपको ये बात याद रखना है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ये इस बात की जानकारी देता है कि जो दक्षिण पूर्व एशिया में जो कुल मलेरिया के मामले, उसमें 77% अकेले भारत से आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में जो मलेरिया के कुल मामले आते हैं, उनमें 77% अकेले कहाँ से आते हैं?
भारत से आते हैं। सोच लीजिए, भारत भी बहुत ज़्यादा मलेरिया से ग्रस्त है, उसका भी निपटान आवश्यक है। भारत को भी मलेरिया से निपटान करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, मतलब कि अगर कहा जाए तो उसका राइट आंसर क्या होता है कि मलेरिया जो है याओंडे घोषणा पत्र का एक विषय था। मतलब कि याओंडे घोषणा पत्र से संबंधित क्या था, तो मलेरिया उसका विषय था कि मलेरिया हमें क्या करना है, जड़ से समाप्त करना है। अब अगला प्रश्न क्या आता है कि हाल ही में चर्चा में रहा याओंडे नामक स्थान किस देश की राजधानी है। ठीक है ना, अभी अभी जस्ट हमने बताया कि याओंडे नामक स्थान किस देश की राजधानी है, तो कैमरून की राजधानी है। अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया कि कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौत को समाप्त करने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पत्र में क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन याओंडे घोषणा पत्र से संबंधित नहीं, मतलब कौन सा देश याओंडे घोषणा पत्र से संबंधित नहीं है। तो हमने आपको 11 देश बताए थे। 11 देश में हमने किसको किसको बताया था, बुर्किना फासो बताया था, कैमरून बताया था, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बताया था, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा, तंजानिया, ये 11 देश क्या हैं, याओंडे घोषणा पत्र से संबंधित हैं। तो इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, तो जिबूती इससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि याओंडे घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करने वाले कुल कितने देश थे, 11 देश थे। कौन कौन से, बुर्किना फासो, कैमरून, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया इसमें सम्मिलित हैं। अब हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना। विचार करके क्या करना, सही कथन का चयन करना। पहला क्या है, याओंडे घोषणा पत्र पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एवं अफ्रीकी संघ के सह मेजबानी में हस्ताक्षर किया गया। मतलब कि जो याओंडे घोषणा पत्र हुआ था उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अफ्रीकी संघ ने क्या किया था, सह मेजबानी की थी, जिसमें 11 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है जो कि संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से फैलती है। ये भी सही है। यह केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैलती, जस्ट अभी अभी हमने बताया था कि इक्वेटोरियल रेंज में उष्ण और उपोष्ण दोनों ही क्षेत्रों में मलेरिया पाया जाता है। उष्ण और उपोष्ण दोनों में ही मलेरिया क्या है, पाया जाता है। इसके अलावा याओंडे किससे संबंधित है, कैमरून। कहाँ पर हुआ है, कैमरून सरकार के सहयोग से। ठीक है ना, WHO और कैमरून सरकार के सह मेजबानी में हस्ताक्षर किया है। तो पहला और तीसरा गलत है, केवल दूसरा इसका राइट आंसर है। केवल इसका दूसरा राइट आंसर क्या है, केवल कितने कथन सत्य हैं, केवल एक कथन सत्य है जो कि दूसरे नंबर का है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप संबंधित विषय की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन नियुक्त की गई थी, काम्या कार्तिकेयन, प्रीति रजक, पूर्णिमा श्रेष्ठ एवं बृंदा राठी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर बी है। इसका राइट आंसर क्या है, बी यानी कि प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी थी। तो हमने बताया है कि प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी, बृंदा राठी भारत की पहली महिला टेस्ट एम्पायर बनी। भारत की पहली महिला टेस्ट एम्पायर कौन बनी है, बृंदा राठी बनी है। काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से, कहाँ से, नेपाल की ओर से चढ़ने वाले सबसे कम उम्र यानी कि मात्र 16 वर्ष की आयु में भारतीय पर्वतारोही हैं। मतलब काम्या कार्तिकेयन ने क्या है, भारतीय पर्वतारोही हैं जो कि नेपाल की ओर से सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पे, मतलब कि क्या है, चढ़ने वाली क्या है, एक भारतीय पर्वतारोही हैं। पूर्णिमा श्रेष्ठ, ठीक है ना, नेपाल की पर्वतारोही हैं। एक सत्र में 3 बार, एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला व्यक्ति बनी हैं। इसके अलावा अक्षता कृष्णमूर्ति, इसके अलावा क्या है, अक्षता कृष्णमूर्ति क्या है,
ये भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने मंगल ग्रह पर, क्या है, मंगल ग्रह पर नासा रोवर का संचालन किया है। मतलब कि अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दिशा नाइक क्या है, क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली, क्या है, क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली पहली भारतीय फायर फाइटर बनी है। आपको दोस्तों ये हर हाल में इनको याद करना है, क्योंकि ये सवाल आते ही आते हैं और आपसे 100% कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है, तो प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देश का पहला बैम्बू टिश्यू कल्चर लैब कहाँ पर स्थापित हुआ है। देश का पहला बैम्बू टिश्यू कल्चर लैब कहाँ पर स्थापित हुआ है। भागलपुर बिहार, ग्वालियर एमपी, कौशाम्बी यूपी, चेन्नई तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या है, भागलपुर। याद रखिएगा, जो टिश्यू कल्चर होता है वो ऊतकों के माध्यम से जो पेड़ पौधों के संरक्षण का कार्य किया जाता है, पेड़ पौधे जीव जंतु इन सब के संरक्षण के कार्य के लिए टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। उनके ऊतकों को संरक्षित करके, उनके उस ऊतकों को इस्तेमाल करके उन्हें फिर से क्या किया जाता है, पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाता है। तो याद रखना है, बिहार के भागलपुर में स्थित तेज नारायण बनौली कॉलेज में देश का पहला बाम्बू टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखना है। इस लैब से क्या होता है, इस लैब से मीठे बांस के पौधे तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली के असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य में टिश्यू कल्चर लैब बनाई जा रही है, जहां पर दुर्लभ और संकटग्रस्त देसी प्रजातियों के पेड़ों की सैंपलिंग की जाएगी। ग्वालियर में, कहाँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहली आलू टिश्यू कल्चर लैब बनाई जा रही है। इसके अलावा कौशाम्बी के पूर्वांचल में पहली, क्या है, केले की टिश्यू लैब कल्चर स्थापित की गई है। ठीक है ना। अब टिश्यू कल्चर क्या होता है, तो ये क्या होता है, पौधों के कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों की खेती और सही परिस्थितियों में एक ही कोशिका से पूरे पौधे को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाता है। यही क्या है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि बैम्बू टिश्यू कल्चर पहली बार कहाँ स्थापित किया, भागलपुर में स्थापित किया। कौशाम्बी में क्या है, केला। ग्वालियर में क्या है, अपना आलू। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार सूरजमुखी का उत्पाद में कौन सा राज्य, मतलब कि सूरजमुखी के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष 3 में सम्मिलित नहीं है। हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है सूरजमुखी के उत्पादन के शीर्ष 3 राज्यों में सम्मिलित नहीं है। आइए डिटेल देखते हैं। सूरजमुखी में कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा। ठीक है ना। सोयाबीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कुल तिलहन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। गन्ना में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कपास में गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, उत्तर प्रदेश क्या है, सूर्यमुखी के उत्पादन में सम्मिलित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करते हुए सही युग्म का चयन करना। डेजर्ट साइक्लोन, मतलब कि युद्धाभ्यास दिखा रहा और संबंधित देश। डेजर्ट साइक्लोन भारत यूएई, अयुत्या भारत थाईलैंड, बोंगो सागर भारत श्रीलंका, लक्ष्मण सागर समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया। तो याद रखिएगा जो बोंगो सागर होता है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर तीसरा नंबर ऑप्शन गलत है, पहला, दूसरा और तीसरा खत्म, डी नंबर राइट आंसर है। अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। डेजर्ट साइक्लोन भारत यूएई, अयुत्या भारत थाईलैंड, बोंगो सागर भारत बांग्लादेश, समुद्र लक्ष्मण भारत मलेशिया, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, धर्म गार्जियन भारत जापान और तरकस और भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले क्या हैं, मतलब कि युद्धाभ्यास हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पीएम घर बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए क्या करना है, हमें असत्य कथन चुनना, हमें सही नहीं चुनना, असत्य चुनना है। 13 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा की। प्रति माह 500 यूनिट मुफ्त बिजली की पेशकश की गई। इस योजना के तहत अधिकतम 4 किलोवाट तक सौर छत प्रणाली स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो आपको याद रखना है
कि ये बात सही है कि 13 फरवरी 2024 को क्या किया जा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम सूर्य घर बिजली योजना का शुभारंभ किया गया था। लेकिन इस योजना के तहत 500 यूनिट न होकर 300 यूनिट, कितना है, 300 यूनिट मुफ्त बिजली की पेशकश की गई है। और जो भी लोग 2 किलो से लेकर 3 किलोवाट, 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक सौर छत प्रणाली स्थापित कराएंगे, उन्हें 40% सब्सिडी दी जाएगी। और जो 2 किलोवाट की सौर छत प्रणाली स्थापित कराएंगे, उन्हें 60% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और अधिकतम कितने किलोवाट की बात की जा रही है, तो अधिकतम 4 किलोवाट नहीं बल्कि 3 किलोवाट तक सौर छत प्रणाली स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो इसमें बात कर रहा था असत्य कथन, तो 2 कथन असत्य हैं। कौन कौन सा है, दूसरा और तीसरा असत्य है, पहला सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी राइट आंसर है। इसमें से केवल 4 नहीं होगा बल्कि इसमें से होगा कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा विवरण हम इसका देख लेते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब घोषणा हुई थी, तो 13 फरवरी 2024 को। इसके तहत लाभार्थियों को हर महीने प्रत्येक माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। लक्ष्य क्या है, 1 करोड़ घरों को रोशन करना इसका क्या है, लक्ष्य है। इसके तहत क्या किया गया है कि जो शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत हैं, वो अपने अधिकार क्षेत्र में, कहाँ, अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को स्थापित करने के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। जो कि स्थानीय निकाय हैं और पंचायत है, वो अपने क्षेत्र, उनके रेंज में जितना भी क्षेत्र आ रहा है, वहाँ पर सौर छत प्रणाली, मतलब कि छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने के लिए लोगों को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। और लोग अगर प्रोत्साहित होते हैं तो इस, मतलब कि अगर लोग लगवाना चाह रहे हैं सौर, मतलब कि छत पर सौर प्रणाली, तो इसके लिए केंद्र सरकार लोगों को उनके बैंक खातों में सीधे सब्सिडी प्रदान करेगी। और साथ ही साथ रियायत, मतलब कि बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएगी रियायती दर पर, रियायती बैंक ऋण की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी। सब्सिडी भी उपलब्ध कराएगी, साथ साथ अगर अगर वो चाहते हैं तो रियायती कीमतों पर बैंक ऋण भी उपलब्ध कराएगी। सब्सिडी किस आधार पर उपलब्ध कराएगी, तो अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता तक ये सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। अगर बात करते हैं तो सब्सिडी अधिकतम 3 किलोवाट तक सीमित है। कितना, 3 किलोवाट तक सब्सिडी क्या है, सीमित है। 2 किलोवाट पर, 2 किलोवाट की अगर सौर क्षमता प्रणाली कोई लगवाता है तो उसे 60% सब्सिडी दी जाएगी। अगर 3 किलोवाट कोई लगा रहा तो उसे 40% सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ साथ क्या किया जाएगा, प्रत्येक जिले में एक आदर्श ग्राम का विकास किया जाएगा। उस आदर्श ग्राम को एज अ क्या कहा जाएगा, आदर्श ग्राम, मतलब कि एक आदर्श के रूप में स्थापित किया जाएगा। वहाँ पे सभी घरों में, अधिकांशतः घरों में सौर प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे कि लोग क्या हो सकेंगे, मुफ्त में 300 यूनिट बिजली प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा रोजगार प्राप्त होगा, बिजली बेच सकेंगे, कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे, पर्यावरण को संरक्षण का काम करेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, वह गांव लोगों की नज़रों में आएगा। लोग उस गांव को देख के और प्रोत्साहित होंगे, और प्रोत्साहित होने के साथ साथ और अधिक से अधिक लोग सौर प्रणाली को अपने घरों में स्थापित करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि इससे लाभ क्या है, तो हमने बताया कि सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। मतलब कि कहा जाए तो सौर ऊर्जा एक नवीनीकरण ऊर्जा है, ठीक है ना, कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है। ठीक है, जब कभी खत्म होने वाली ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा तो क्या होगा, लोगों को मुफ्त में बिजली मिलेगी। जब मुफ्त में बिजली मिलेगी तो अपेक्षित लोगों को क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि बिल का पेमेंट नहीं करना है। इसके अलावा जितना बिजली यूज हो रहा है 300 यूनिट तक, उसका कोई चार्ज नहीं है। जो एक्सेस बिजली बच रही है, ठीक है ना, उसे आप सेल कर सकते हैं, उसे आप लोगों को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जब बेचेंगे तो उससे भी आपको एक इनकम प्राप्त होगी। उस इनकम का आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अपने जीविकोपार्जन में, अपनी आय की वृद्धि के लिए कहीं पर भी लोग उस इनकम का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, जो कार्बन का उत्सर्जन है वो कम होगा। कैसे कार्बन का उत्सर्जन कम होगा भाई, क्या होता है, बिजली के निर्माण के लिए पावर प्लांट लगाए जाते हैं, पावर प्लांट लगाए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, धुआं निकलता है, ठीक है ना, कोयला जलाया जाता है। क्योंकि मैक्सिमम किससे होता है, कोयले से तो निर्माण होता है, कोयला जलाया जाता है, बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। तो इन सब से क्या होगा, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रोजगार कैसे मिलेगा,
भाई जब हम क्या करेंगे, सोलर प्लांट लगाएंगे, मतलब कि सोलर पैनल लगाएंगे अपने छत पे, जो एक्सेस मतलब कि जो एक्स्ट्रा होगा एनर्जी, हम उसे जब बेचेंगे तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कि उसे हम बेच रहे हैं तो हमें एक सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है, उस सोर्स ऑफ इनकम को हम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ और रोजगार बना रहे हैं, तो चार लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, तो रोजगार का सृजन भी होगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों, कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जानी थी और अधिकतम 3 किलोवाट तक सब्सिडी की सीमा तय की गई थी। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर। केवल दो ही कथन असत्य हैं, बाकी सत्य है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए क्या करना है, हमें सही कथन चुनना है। पहला क्या है, वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लॉन्च किया गया। ठीक है ना, इस कार्यक्रम के अनुसार 130 शहरों को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा 7 सितंबर 2024 को जयपुर के नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत, जबलपुर, आगरा जैसे, मतलब ये सब क्या है, प्रथम 3 स्थान पर रहे हैं। तो नहीं पता है, सबसे पहले हम इसकी थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, स्विच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो है क्या कि वर्ष 2019 का, वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या किया गया, लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था कि शहर क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना। अब वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या किया गया था, तो वायु की गुणवत्ता के आधार पर 130 शहरों को 3 श्रेणी में, कितना, 3 श्रेणी में विभाजित किया गया था और उनको एक रैंकिंग प्रदान की गई थी। रैंकिंग का मतलब कि जो 3 शहरों को विभाजित किया गया उसका आधार क्या था, जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर 130 शहरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। कैसे, श्रेणी 1 में कुल 47 शहर थे जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक थी। श्रेणी 2 में 43 शहर थे जिनकी आबादी 3 लाख से 10 लाख के बीच थी। और श्रेणी 3 में जो थे 40 शहर थे जिनकी आबादी 30 लाख से कम थी। ठीक है ना। अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्या है, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 को जो है 7 सितंबर 2024 को घोषित किया गया था। कहाँ पर, जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इसे क्या किया गया था, घोषित किया गया था। अगर हम बात करते हैं श्रेणियाँ, तो इनमें कुल 3 श्रेणियाँ हमने बताया, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3। श्रेणी 1 में कितनी आबादी है, 10 लाख प्लस। ठीक है ना, 2 में 3 से 10 के बीच और इसमें क्या है, 3 लाख से कम। ठीक है ना, तो श्रेणी 1 में जो है सूरत, जबलपुर, आगरा सम्मिलित है। श्रेणी 2 में फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी सम्मिलित है। और श्रेणी 3 में रायबरेली, नलगोंडा एवं नालागढ़ सम्मिलित हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या कह रहा था कि 2009 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लॉन्च किया गया, एकदम सही है। ठीक है ना, इस कार्यक्रम के अनुसार कुल 130 शहरों को 4 श्रेणियों में क्या किया गया था, बांटा गया था, ये असत्य है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की जो घोषणा हुई थी 7 सितंबर 2024 को जयपुर के नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अवसर पर की गई, सही है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत, आगरा, जबलपुर, आगरा प्रथम 3 स्थान पर रहे, ये भी सही है। तो असत्य कथन कौन सा है, हमें असत्य चुनना था, सत्य नहीं चुनना है, असत्य चुनना था। तो 4 नहीं, इसमें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रेणी 3 में सम्मिलित नहीं, मतलब कि श्रेणी 3 में सम्मिलित होने वाला शहर कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा, जस्ट अभी अभी हमने बताया कि फिरोजाबाद जो है वो श्रेणी 2 में सम्मिलित होने वाला शहर है। किसमें, श्रेणी 2 में सम्मिलित होने वाला शहर कौन सा है, फिरोजाबाद है। और जबकि रायबरेली, नालगोंडा एवं नालागढ़ किसमें है, श्रेणी 3 में सम्मिलित शहर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ए है, राइट आंसर। अब है, कब जयपुर के नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया, जस्ट अभी अभी हमने बताया है कि 7 सितंबर 2024 को क्या है,
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल, उनके द्वारा क्या किया गया था, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की घोषणा की गई थी। कहाँ पर घोषणा की गई थी? जयपुर में की गई थी। कब की गई थी? 7 सितंबर 2024 को घोषणा की गई थी। जस्ट अभी अभी हमने बताया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आता है सी नंबर आता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है कि याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है, पर्यावरण से है, शिक्षा से है कि सुरक्षा से? हमने आपको पहले ही बताया कि याओंडे किसकी राजधानी है? कैमरून की राजधानी है। वहाँ पर क्या हुआ था? WHO एवं कैमरून सरकार के सहयोग से 11 देश जो कि मलेरिया से प्रभावित थे, उन्होंने हस्ताक्षर किया था कि हम मलेरिया को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे और मलेरिया से होने वाली मृत्यु की संख्या को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो मलेरिया किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए नंबर इसका राइट आंसर है। संपूर्ण विवरण के लिए आप प्रश्न क्रमांक 66 देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। अगर आप संबंधित विषय की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद दोस्तों।